हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचिंग लवर्स में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एडवांस मैथ का मेंसुरेशन टॉपिक। तो मेंसुरेशन में क्या क्या पढ़ेंगे वो आगे देख लेते हैं। दोस्तों, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उस चीज के बारे में समझना बहुत जरूरी होता है। केवल पढ़ लेना ही सब कुछ नहीं होता। अगर हमें उस चीज को अच्छी तरीके से ये चाहें तो वो चीज हम अच्छी तरीके से सीख जाएं। पढ़ना और सीखना ये दोनों अलग अलग बातें। तो हमें केवल पढ़ना नहीं है, हमें उस चीज को सीखना भी। तो हमारा सबसे ज्यादा फोकस रहेगा कि उस चीज को सीखने पे। और जब हम उस चीज को सीख जाएंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसी से हमारी क्या निकाल आती है, ट्रिक्स निकाल आती है। तो डायरेक्ट अगर हम किसी भी चीज की डायरेक्ट ट्रिक बता देंगे तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। इसीलिए पहले उस मेथड को समझो, और जब आप एक बार उस मेथड को समझ जाएंगे आसानी से हल कर सकते हैं। इसलिए हम कोशिश करें कि आपको पूरी चीज समझ में आए। और अगर कोई इशू है तो या तो आप वीडियो को दोबारा देख लें, ज्यादा इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। और अगर आप लोगों को इस चीज की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएं, आप लोगों को इसकी पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम उस चीज को सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसमें 2D और 3D का क्या मतलब है। 2D और 3D का मतलब क्या हो। इस D का मतलब होता है डायमेंशन। क्या होता है? इस D का मतलब होता है डायमेंशन। क्या होता है? D का मतलब होता है डायमेंशन। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन और 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन। यानी ऐसी आकृति जो दो दिशाओं में फैली हो। किसमें? ऐसी आकृति जो दो दिशाओं में फैली हो उसे हम 2D आकृति कहते हैं। और ऐसी आकृति जो तीन दिशाओं में फैली हो उसे हम 3D आकृति कहते हैं। क्या कहते हैं? 3D आकृति कहते हैं। जैसे आकृति हम बना के दिखाएं। अगर हम इस आकृति को देखें तो ये हमारी कैसी है? 2D आकृति है। यही हम 3D बनाए दे रहे हैं तो डिफरेंस समझ में आए। अब बताओ, ये जो आकृति है, क्या यह आकृति तीन दिशाओं में नहीं फैली? तो तीन दिशाओं में जो आकृति फैली होती है, तीन दिशाओं में फैली हुई आकृति को हम 3 डायमेंशनल आकृति कहते हैं। और दो दिशाओं में फैली हुई आकृति को हम 2 डायमेंशनल आकृति कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 डायमेंशनल शेप कहते हैं। 2D और 3D में अंतर समझ में आया? जैसे हम एक शेप लेके बताते हैं।
ये जो हमारा कागज है क्या है, ये हमारा जो कागज है, इस कागज को देखो, ये क्या है, इस कागज में देखो, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। क्या इसकी हाइट है? हाइट इतनी कम है, हाइट इतनी कम है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई के सापेक्ष में उस हाइट को नगण्य मान सकते हैं कि इसमें हाइट है ही नहीं। समझ में आया? तो इस आकृति में या इस पेपर में देखें तो केवल लंबाई और चौड़ाई ही है, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। जैसे आप लोग अभी जिस कमरे में बैठकर पढ़ रहे होंगे, उस कमरे में देखिए जो फर्श होती है, क्या है, जो फर्श है, उस फर्श में केवल दो ही भुजाएं हैं, लंबाई और चौड़ाई। तो फर्श तुम्हारी 2D है, और जो कमरे में, जिस कमरे में बैठे पढ़ रहे हैं, वो पूरा कमरा 3D है, क्योंकि उसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और उसकी हाइट भी है। तो वो जो बंद कमरा है वो क्या है, वो 3 डायमेंशन है। क्या है? 3 डायमेंशनल है। और ये 2D है, 2 डायमेंशनल है। अगर हम यही बात कर लें इसकी, तो ये देखो, ये हमारा क्या है, ये 3D है। क्या है? 3D है, 3 डायमेंशनल है। कैसा है? 3 डायमेंशनल है। अब इसमें देखें तो देखो, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी ऊंचाई है, तो ये इसकी लंबाई है, ये इसकी ऊंचाई है और ये इसकी चौड़ाई है। इसको हमने चौड़ाई मान लिया, तो ये उसकी चौड़ाई है। तो अब बताओ, क्या इस आकृति में, क्या इस आकृति में तीनों भुजाएं नहीं है? लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। यह आकृति तीनों दिशाओं में फैली हुई है। तो इस तरह की जो आकृतियां होती हैं उन्हें हम 3D आकृति कहते हैं। और जो इस तरह की आकृतियां होती हैं जो दो दिशाओं में फैली हों, जैसे ये पेपर, ठीक है, जैसे ये कागज है, तो इस कागज की आकृति जो है वो क्या है, 2D। तो अब समझ में आया? तो 2D और 3D में, तो देखो, अगर हमें यही नहीं पता है कि इन 2D और 3D का मतलब ही क्या है, तो हम पढ़ तो लेंगे लेकिन उस चीज को सीख नहीं पाएंगे, उस चीज को समझ नहीं पाएंगे। तो पढ़ना एक अलग बात है और उस चीज को सीखना एक अलग बात। तो हमारा फोकस आपको सिखाने पर है, ना कि आपको रटाने पर। ठीक है दोस्तों, हमने इस मेंसुरेशन टॉपिक को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर 1 2D और दूसरा 3D। तो सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 पढ़ेंगे 2D में, जिसको हम क्षेत्रफल भी कहते हैं, और 3D को कहते हैं आयतन। तो जो क्षेत्रफल में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक हैं, सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम त्रिभुज, उसके बाद पढ़ेंगे आयत, रेक्टेंगल। फिर तीसरा टॉपिक है जब आयताकार या वर्गाकार पार्क के चारों ओर बाहर या अंदर से कोई मार्ग बने। ज्यादातर क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। दूसरा टॉपिक है जब आयताकार या वर्गाकार पार्क के ठीक बीचों बीच परस्पर समकोण या काटते हुए 2 रास्ते बने। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर कह रहा है समचतुर्भुज। फिर नेक्स्ट टॉपिक है समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम। 7वां टॉपिक है समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। 8वां टॉपिक है वृत्त यानी सर्किल। 9वां टॉपिक है त्रिज्यखंड यानी सेक्टर ऑफ सर्किल। फिर 10वां टॉपिक है समषटभुज, हेक्सागोन। और 11वां टॉपिक है वर्ग और वृत्त पर मिश्रित प्रश्न। 12वां आयत और वृत्त पर मिश्रित प्रश्न। 13वां त्रिभुज और वृत्त पर मिश्रित प्रश्न। 14वां आयत और वर्ग पर मिश्रित प्रश्न। तो ये इतने टॉपिक हैं जिन टॉपिक पर, ठीक है, ये इतने टॉपिक हैं
जिन टॉपिक्स पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेंसुरेशन में इन टॉपिकों को पढ़ेंगे। इन टॉपिकों को खत्म करने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक यानी नेक्स्ट पार्ट 3D में जंप कर जाएंगे, फिर हम 3D को पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले त्रिभुज को स्टार्ट करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है त्रिभुज। अब इस त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, जो पहला टॉपिक है त्रिभुज, सबसे पहले त्रिभुज को हम समझ लेते हैं कि त्रिभुज एक्चुअली में है क्या। तो ध्यान से देखो, तीन भुजाओं से घिरी हुई, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहेंगे। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि हमने कहा कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। कैसी आकृति? बंद। मान लो आपने ये तीन भुजाएं ले ली और एक ऐसी आकृति बना दी, तो क्या ये त्रिभुज कहलाएगी? ये त्रिभुज नहीं कहलाएगी। हमें क्या चाहिए कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति चाहिए। क्या चाहिए? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति चाहिए। मान लो हमारी ये भुजा ए है और ये भुजा बी है और ये भुजा सी है। अब हमें ये तीन भुजाएं दी हैं, यह तीन रेखाएं कह सकते हैं। इन तीन रेखाओं से हमें क्या बनाना है? एक बंद आकृति बनानी है। तो देखो, ये बंद आकृति इस तरीके बन सकती है, ये बंद आकृति इस तरीके से भी बन सकती है। तो इस तरीके से यानी इसके कई प्रकार हो सकते हैं। त्रिभुज बनाने के कई प्रकार हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर हमारी तीनों भुजाएं क्या हों? एक जैसी। क्या हों? तीनों भुजाएं एक जैसी। यानी तीनों भुजाइयों की एक जैसी का मतलब क्या है कि तीनों भुजाओं की लंबाइयां अगर बराबर क्या हों, तीनों भुजाओं की जो तीनों ये रेखाएं हैं, इनकी जो लंबाइयां हैं वो बराबर। अगर ये L है तो ये भी L हो, तो ये भी L क्या हो? L हो। तो अगर तीनों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है, तब हमारा क्या बनता है? मान लो L बराबर हमने A मान लिया, ठीक है। L बराबर A मान लिया, ये भी A होगी और ये भी A होगी। तो अगर हमने सबकी लंबाई A मान ली है, क्या मान ली है? A मान ली है, तो इस प्रकार से जो त्रिभुज बनता है उसका नाम दिया जाता है। अब ये क्या है? भुजाएं हैं। भुजाओं को हम बाहु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भुजाओं को हम बाहु भी कहते हैं। तो जब भुजाएं समान हों, क्या हो? भुजाएं एक समान हों, तो इस त्रिभुज को हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। तो ये हमारा त्रिभुज का एक प्रकार हो गया। दूसरा प्रकार क्या हो सकता है? दूसरा प्रकार ये हो सकता है कि जब तीनों भुजाएं अलग अलग हों, क्या हो? तीनों भुजाएं अलग अलग हों, यानी तीनों भुजाओं की जो लंबाई है वो एक जैसी ना हो। जैसे हम बात कर लें, तो क्या इस त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाइयां बराबर हैं? अगर ये A है तो ये B होगी और ये C होगी। तो इस प्रकार के त्रिभुज से बना, इस प्रकार के त्रिभुज को हम कहते हैं विषम बाहु। विषम बाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी सभी भुजाएं क्या हैं? अलग अलग हैं, विषम। और यहाँ समबाहु का मतलब
कि इसकी सभी भुजाएं एक समान है। क्या है? एक समान है, एक जैसी, इसलिए इसे समबाहु कहा। एक और हो सकता है, यदि त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों। क्या हो? यदि त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों और कोई तीसरी भुजा क्या हो, छोटी हो या बड़ी हो उनसे, क्या हो, छोटी हो या बड़ी हो, यानी दो भुजाएं अगर क्या हो, बराबर हो। तो मान लो हमारी ये जो दो भुजाएं हैं ये बराबर है, और ये तीसरी भुजा बड़ी, यानी ए और ए और ये बी, क्या है, ए और ए ये बी, ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हैं, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, जबकि ये भुजा अलग। तो इस तरीके से जो त्रिभुज बनता है उसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, अर्थात जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं क्या हो, समान हो, ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति, क्या कहेंगे, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। और ये जो त्रिभुज हैं, इन तीन भुजाओं से हम इन तीन प्रकार के त्रिभुजों को बना सकते हैं। नंबर एक हमने बात की समबाहु। समबाहु का मतलब है कि जिसकी सभी भुजाएं समान हो। दूसरा है विषमबाहु। विषमबाहु का मतलब है जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हों। और समद्विबाहु का मतलब है जिसकी दो भुजाएं समान हो। क्या हो? दो भुजाएं समान हो और एक असमान हो, और वो कोई भी भुजाएं हो सकती हैं, ऐसा नहीं है हम इसको इसको बराबर कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं, इसको इसको बराबर कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमने ये दोनों बराबर की हैं तो हमेशा यही रहे। ये दोनों भी बराबर हो सकती हैं या फिर ये दोनों भी बराबर हो सकती हैं। तो बात समझ में आई कि नहीं है? तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं विषम बाहु त्रिभुज। किसकी? विषम बाहु त्रिभुज। अगर ये बात आपको समझ में आई हो तो सबसे पहले तो लाइक कर दें। इसके बाद हम चलते हैं विषम बाहु त्रिभुज की ओर, कि विषम बाहु त्रिभुज क्या कहता है। आज हम इसी को पढ़ेंगे। तो आप लोग हेडिंग लगा लें, विषम बाहु त्रिभुज। क्या लगाना है? विषम बाहु त्रिभुज। तो इसमें क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज में यदि किसी त्रिभुज की यदि किसी त्रिभुज की यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक समान ना हो। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक समान ना हो
तो ऐसे त्रिभुज को हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज, यानी अलग अलग हों। तो जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हों, अलग अलग हों, क्या हों, अलग अलग हों, ए बी या सी। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बी व सी दी हुई है, क्या दी हुई है, मान लिया ये हमारा त्रिभुज, ये हमारा क्या है, ये हमारा त्रिभुज है, इसकी भुजाएं हैं ए बी और सी। तो अगर हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, या अर्ध परिमाप ज्ञात करना हो, या परिमाप ज्ञात करना हो। परिमाप का मतलब समझ रहे हो क्या, देखो सबसे पहले दो शब्द समझ लो, परिमाप और दूसरा शब्द है क्षेत्रफल। ठीक है, और परिमाप से ही फिर अर्ध परिमाप आप लोग समझ जाएंगे। देखो सबसे पहले हम परिमाप और क्षेत्रफल को समझते हैं, क्योंकि अगर यही नहीं समझ में आएगा तो फिर बात बिगड़ जाएगी कि ABCD सीखी नहीं और हम अंग्रेजी पढ़ने पहुंच गए, किताब पढ़ने पहुंच गए, तो फिर बात बिगड़ जाएगी। तो देखो सबसे पहले हम परिमाप और क्षेत्रफल को समझते हैं कि परिमाप और क्षेत्रफल एक्चुअली में होता क्या। तो आप लोगों ने जो खेत देखे होंगे, देखे हैं कि नहीं देखे थे, तो उन खेतों में जिस जगह मेड़ होती है, मेड़ जानते हो, जिस जगह मेड़ होती है जहां तार लगाए जाते हैं, क्या लगाए जाते हैं, तार लगाए, यानी हम बाउंड्री कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बाउंड्री, यानी मैदान की या खेत की जो बाउंड्री होती है उसे हम परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। और क्षेत्रफल किसको कहते हैं, तो जिस जगह मान लो कोई बाउंड्री है, प्लेग्राउंड है, तो जिस जगह बच्चे खेलते हैं, जिस जगह हम लोग खेलते हैं, या खेत में जिस जगह अनाज बोया जाता है, क्या बोया जाता है, फसल बोई जाती है, फसल उगती है, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहते हैं, उस क्षेत्र को हम क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे एक आकृति से हम समझते हैं, मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारा खेत है, क्या है, ये हमारा खेत है। तो अगर इसकी परिमाप की बात करें तो ये हमारी क्या हो गई, उस खेत की ये मेड़ हो गई, क्या हो गई, इस खेत की ये बाउंड्री। तो ये जो बाउंड्री है, इसी बाउंड्री को हम परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमाप। जैसे कोई पूछ ले कि इस खेत का परिमाप क्या होगा, या पूछ ले कि इस खेत में हमें तार लगाने हैं तो कितने तार की जरूरत पड़ेगी, तो हम क्या निकाल लेंगे, परिमाप निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, परिमाप। यानी इसकी लंबाई नाप लेंगे, इसकी लंबाई नाप लेंगे, इसकी लंबाई नापेंगे और इसकी लंबाई नापेंगे। इन चारों भुजाओं की लंबाई नाप करके सबको जोड़ देंगे तो परिमाप निकल आएगा। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल क्या होता है, इस खेत में क्षेत्रफल क्या होगा। अब ये बताओ कि हम जब गेहूं बोएंगे या फसल बोएंगे तो किस जगह बोएंगे, इसके अंदर ही बोएंगे ना। कहाँ बोएंगे, इसके अंदर, जो इसका इंटरनल एरिया है उसी में तो बोएंगे ना। इस इंटरनल एरिया में अंदर के भाग में तो होते हैं। तो यही हमारा क्या होता है, ये हमारा क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, ये हमारा क्षेत्रफल होता है। ये जो अंदर का भाग होता है ना, ये हमारा कहलाता है क्षेत्रफल। समझ में आ गया। तो अलग अलग आकृतियों का क्षेत्रफल अलग अलग तरीके से निकाला जाता है, और अलग अलग आकृतियों का जो परिमाप है वो भी अलग अलग निकाला जाता है। कहीं हम उसको परिधि कहते हैं, कहीं हम उसको परिमाप कहते हैं। समझ में आया। तो अब पढ़ते हैं कि अगर हमें किसी, तो ये बात समझ में आ गई होगी कि परिमाप और क्षेत्रफल क्या है, क्योंकि बहुत बच्चों को तो यही नहीं पता रहता है कि एक्चुअली में परिमाप, फार्मूला रट लेते हैं कि फार्मूला ये होता है, आयत का परिमाप ये है, त्रिभुज का परिमाप ये है, बस फार्मूला रट लिया। लेकिन पता ही नहीं होता है कि एक्चुअली में परिमाप है क्या, ये क्षेत्रफल है।
तो हमने आप लोगों से पहले ही बताया था कि हम लोग सीखने पर फोकस करेंगे, और जब उस चीज को सीख जाएंगे तो सवाल किसी भी तरीके का आ जाए हम लोग आसानी से सॉल्व कर, इसलिए हम सीखने के साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे। तो पहले हमारा फोकस रहेगा सीखने पर, उसके बाद फोकस रहेगा प्रैक्टिस पर। तो भरपूर आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी और साथ में सीखेंगे, केवल प्रैक्टिस नहीं कराई जाएगी। तो आगे चलो, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक समान ना हो तो ऐसे त्रिभुज को हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। मान लिया हमारा ये विषम बाहु त्रिभुज है और इसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा, यानी सेमी पेरीमीटर निकालना। क्या निकालना पड़ेगा, सेमी पेरीमीटर। तो जो हमारा पेरीमीटर होता, अभी जो हमने परिमाप बताया, तो परिमाप क्या बताया, परिमाप ये बताया कि जो उसकी बाउंड्री होती है उसे हम परिमाप कहते हैं। तो देखो, अगर हमें किसी त्रिभुज का परिमाप निकालना हो, क्या निकालना हो, किसी त्रिभुज का परिमाप निकालना, अगर हमें किसी त्रिभुज का परिमाप निकालना है तो अगर इधर देखो, मान लो इस त्रिभुज की ये भुजा ए है, ये भुजा बी है और ये भुजा हमने सी मानी। तो बताओ सबको जोड़ देंगे, ए प्लस बी प्लस सी, यही होगी कि नहीं होगी, कोई दिक्कत इसमें, क्या इसकी जो परिमाप होगा ए प्लस बी प्लस सी नहीं होगा। मान लो हमने ए बराबर मान ली 5 मीटर, बी बराबर मान ली 10 मीटर और सी बराबर मान लिया 15 मीटर। क्या मान लिया, ए बराबर मान लिया 5 मीटर, बी बराबर 10 मीटर और सी बराबर 15 मीटर, ए बराबर माना है 5। ठीक है, तो अगर हमें इस बाउंड्री की ये देखना हो कि कितना तार लगेगा, तो बताओ कितना तार लगेगा, सबको जोड़ दो, 5 प्लस 10 प्लस 15, यानी हमें इस त्रिभुज का जो एरिया घेरने के लिए, बाउंड्री लगाने के लिए कितने तार की आवश्यकता होगी, 30 मीटर तार की आवश्यकता होगी। अगर इसी का हम अर्ध परिमाप निकालें, क्या निकालें, इसको कहते हैं पेरीमीटर। फिर बात करते हैं अर्ध परिमाप की, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर क्या होता है भाई, नाम से ही पता चल रहा है ना, अर्ध परिमाप। तो जो परिमाप होता है उसका आधा कर दो, ए प्लस बी प्लस सी। तो किसी भी आकृति को, एक चीज याद रखना, किसी भी आकृति का यदि हमें परिमाप निकालना हो तो उसकी बाउंड्री को निकालना हो। मान लो उसमें भुजाएं हैं, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तो इनका क्या करेंगे, अगर हमें इनका क्या निकालना है, अगर हमें इनका परिमाप निकालना है तो इनकी भुजाओं को ऐड कर दो। क्या कर दो, इनकी भुजाओं को ऐड कर। तो अब हमें अर्ध परिमाप निकालना था, परिमाप हमारा हो गया ए प्लस बी प्लस सी। तो हमें अर्ध परिमाप निकालना है तो ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमने परिमाप निकाला, दूसरे नंबर पर हमने अर्ध परिमाप निकाला। तो हमें विषम बाहु त्रिभुज की जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल को निकालने के लिए इस अर्ध परिमाप की ही जरूरत पड़ेगी। इसको एस से डिनोट करते हैं। किसकी जरूरत पड़ेगी, अर्ध परिमाप की जरूरत पड़ेगी। तो अब अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात कर लें कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक समान ना हो, तो अब देखो क्षेत्रफल क्या निकालें, क्षेत्रफल यानी एरिया। तो एरिया कैसे निकालें, इस एरिया को निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है जिसे हम हीरोज फार्मूला कहते हैं या हीरोन्स फार्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं, हीरो का फार्मूला। आज तक हो गया किसी हीरोइन का फार्मूला नहीं बना, लेकिन हीरो का फार्मूला जरूर बना। तो हीरोज फार्मूला क्या कहता है, बाई हीरोज फार्मूला। देखो, एरिया बराबर अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी।
इसे कहते हैं हीरोज फार्मूला। और इसी के द्वारा हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका, ये विषम बाहु त्रिभुज के लिए। किसके लिए, विषम बाहु त्रिभुज के लिए है फार्मूला। और अर्ध परिमाप, और ये हमारा परिमाप। तो बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत है इसमें? तो बस इसमें देखो तीन ही चीज है, परिमाप है, अर्ध परिमाप है और क्षेत्रफल। इसके अलावा और कुछ है? और कुछ नहीं है। तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना होगा, क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी अर्ध परिमाप की, पेरीमीटर की, क्योंकि फार्मूले में हमारे पेरीमीटर है। और भुजाओं की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब एग्जाम्पल से इसको, एक दो सवालों के एग्जाम्पल से इसको देख लेते हैं कि कैसे सवाल इससे कैसे बनते हैं वो देख। यानी इस टॉपिक से कैसे सवाल बनते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक। इस टॉपिक से सवाल कैसे बनते हैं वो देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, अब देखो एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात। क्या कह रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात। तब ये बताओ, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। मान लो इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया और इसको सी मान लिया। तो क्या ये भुजाएं अलग अलग नहीं है? तो हमें देखकर पता चल गया कि अगर भुजाएं अलग अलग हैं तो कैसा त्रिभुज होगा, त्रिभुज होगा विषमबाहु। विषमबाहु त्रिभुज होगा। और अगर विषमबाहु त्रिभुज है और उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो हमने पहला स्टेप बताया है कि सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप पता होना चाहिए। अगर इस त्रिभुज का हमें अर्ध परिमाप पता है तो अर्ध परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। कितना हो जाएगा, 20 बटे 2, 20 प्लस 21 प्लस 13 बटे 2। तो निकाल लें अर्ध परिमाप, कितना हो जाएगा, 21 और 13, देखो 20 ये हो गया, 20 ये हो गया, 40, 40 और 50, 5 54 और 2। ठीक है, तो कितना हो गया, 27। तो इसका जो अर्ध परिमाप है वो कितना आ गया, 27 आ गया। अर्ध परिमाप हमारा 27 आ गया। अब हमें निकालना है क्षेत्रफल, हमसे क्षेत्रफल ही तो पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए अभी हमने बताया है, क्या बताया, क्षेत्रफल निकालने के लिए अभी हमने बताया है कि अंडर रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। बताओ, यही बताया था कि नहीं बताया? तो अब कर लें, देखो एस कितना है, 27 है। तो 27 माइनस ए कितना है, 20 है। 27, बस अब वैल्यू पुट करनी है, 27 ये आ गई और बी कितना है, 21 है। 27 माइनस सी कितना है, 13 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर ली तो देखो कितना आ जाएगा, इस तरफ करेंगे। 27, 27 में 20 गया, कितना हो जाएगा, 7 बचा। और यहाँ कितना हो जाएगा, 27 में 21 गया, 27 में 21 गया, 6 बचेगा। और 27 में 13 चला गया तो इसका कितना बचेगा, 14 बचेगा। कितना बचा, 14। बात समझ में आई? अब देखो एक चीज हमेशा याद रखना कि इस तरह के सवाल में कभी भी गुणा मत करना। क्या करना, कभी भी गुणा मत करना। जो अभी हमने ये निकाले ये सब गुणा में है, लेकिन इनका आपस में गुणा मत करना। गुणा करोगे तो फंस जाओगे। इनका आगे गुणनखंड करो, क्या कर लो, इनका आगे
गुणनखंड कर, देखो जब इनका हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 27 को क्या लिख सकते हो, 9 × 3 या 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं। 7 को 7 ही लिख सकते हैं। 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं। 14 को क्या कर सकते हैं, 7 × 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। भाई ये हमारा 14 है, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 7 को 7 रखा, 3 3 9 3 27। इसके जब हमने गुणनखंड कर लिए तो अब ये बताओ, वर्गमूल लगा हुआ है, वर्गमूल से गुणनखंड बाहर निकालोगे तो देखो 1 2 3 4, इन 4 में से क्या 2 2 का पेयर बनेगा, क्या बनेगा, 2 2 का पेयर बनेगा। इन 4 में से 2 3 बाहर आ जाएंगे, बाहर आ गए। इस 7 में से और इस 7 में से एक 7 बाहर आ गया, और इस 2 और इस 2 में से ये एक 2 बाहर आ गया। ठीक है, आगे अभी बताएंगे कि ये 2 बाहर क्यों आ जाते, परेशान ना हो, अभी बता रहे हैं, चलो थोड़ी देर में बताए देगा कि ये आता कैसे। तो अब बताओ इसका अगर हम कैलकुलेशन करें तो 3 तियां 9 और 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा, 3 तियां 9, 9 दूनी 18, या 18 सत्य, या 3 तियां 9 और 9 × 14, 14 नम्मा 126, कितना हो जाएगा, 14 नम्मा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो क्षेत्रफल होता है उसका मात्रक क्या होता है, वर्ग, क्या होता है, वर्ग इकाई होता है। क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग इकाई, याद रखना, जो क्षेत्रफल होता है उसका मात्रक होता है वर्ग इकाई, जो पेरीमीटर होता है उसका मात्रक होता है इकाई, कुछ भी इकाई हो। भुजाएं होती हैं उसका मात्रक इकाई में होगा, सेमी पेरीमीटर होगा उसका भी मात्रक इकाई में होगा, परिमाप का भी मात्रक इकाई में होगा, और जो क्षेत्रफल होगा उसका होगा वर्ग इकाई, क्या होगा, वर्ग इकाई। अब हमने अभी बात की थी कि ये रूट के बाहर कैसे आ जाए, देखो ध्यान से, रूट के, ये अगर समझ में आ गया हो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम बता रहे हैं कि ये रूट के बाहर कैसे आ जाए, देखो देखो, कोई भी संख्या रूट के बाहर कैसे आ जाती है उसको हम बताते हैं, देखो ध्यान, जैसे इस रूट का मतलब होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। चलो हम मिटा के, तो स्क्वायर रूट क्या है, स्क्वायर रूट। अब इस स्क्वायर रूट के बारे में समझते हैं। स्क्वायर रूट होता है, ये है स्क्वायर रूट, ये इसका क्या है, सिंबल है, यानी इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। और इसका मतलब होता है पावर में, पावर में 1/2, क्या होता है, पावर में, यानी घात कहते हैं इसको, हिंदी में क्या कहते हैं, घात, यानी घात में 1/2। जैसे अगर हमने ए की पावर, ए अंडर रूट दो, क्या लिखा है, अंडर रूट ए लिखा है, स्क्वायर रूट अगर ए लिखा है तो इसका मतलब है ए की पावर 1/2। अभी वही लिखा ना, पावर में 1/2। अगर यहाँ ए गुणे ए लिखा है, क्या लिखा है, ए गुणे ए स्क्वायर रूट लिखा है, तो इसका मतलब हो जाएगा, देखो अंडर रूट के अंदर ए का गुणा ए में करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इतना तो पता होना चाहिए कि घात गुणा में घातें जुड़ जाती है, ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इस ए स्क्वायर से अगर हम इस रूट की वैल्यू रखें, देखो 2 पहले से लगा है हमारे स्क्वायर में, और इस रूट की वैल्यू होती है पावर में 1/2, पावर में 1/2। अब 1, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, ए बाहर आ गया, क्या आ गया, ए बाहर आ गया। ठीक है, इस तरीके से संख्याएं बाहर आ जाएंगी। तो जैसे एग्जाम्पल इसी का ले लें, कि ये एग्जाम्पल इसका ले रहे हैं हम, ये बाहर कैसे आया, तो ये रूट था, √3 × 3 × 3 × 7 × 2, यही था।
तो अगर हम इनका दो दो, अब देखो ध्यान से देखो, स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। तो इसमें जितने 1/, होता है, अगर 1/2 है तो इसमें अगर 1/2 है तो दो दो के पेयर बनाएंगे। कितने के बनाएंगे? दो दो के पेयर बनाएंगे। 1/3 होगा तो तीन तीन के पेयर बनाएंगे। यहाँ हमारा 1/2 है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। तो हम यहाँ दो दो के पेयर बनाते हैं। कितने के? दो दो के पेयर बनाते हैं। देखो एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है, और अगर हम इनको देखें तो एक पेयर ये है और एक पेयर हमारा ये है, एक पेयर ये है। तो देखो पेयर कैसे बन जाएंगे। यहाँ हमारा 3 का स्क्वायर हो गया, यहाँ भी 3 का स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? यहाँ भी 3 का स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ 7 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ फिर हमारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। बताओ यही होगा कि नहीं होगा? पक्का यही होगा, होगा कि नहीं होगा? अगर ये होगा तब क्या होगा? अगर यही है तो अब देखो, एक फार्मूला होता है, यदि अंडर रूट ए गुणे बी लिखा है, क्या है? ए गुणे, ये एक सर्वसमीका है कि अंडर रूट अगर ए गुणे बी है तो इसको अंडर रूट ए गुणे अंडर रूट बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अगर अंडर रूट ए गुणे बी लिखा है तो अंडर रूट ए गुणे अंडर रूट बी लिख सकते हैं, या अंडर रूट ए गुणे अंडर रूट बी है तो अंडर रूट के अंदर ए गुणे बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट के अंदर ए गुणे बी लिख सकते हैं। बात समझ में आई? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर गुणे अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर गुणे अंडर रूट के अंदर 7 का स्क्वायर गुणे अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर। समझ में आया? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा? देखो 3 की पावर 3 का स्क्वायर लगा हुआ है, रूट की पावर होता है 1, रूट का मतलब 1/2 इंटू 3 की स्क्वायर इंटू 1/2 इंटू 7 का स्क्वायर, और रूट का मतलब 1/2 इंटू 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर का मतलब 1, इस स्क्वायर रूट का मतलब 1/2। तो अब ध्यान से देखो, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल। कितना आ गया? 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे, और यही हमने अभी बताया था कि 3 3 9, 7 दूनी 14, और 14 नम्मा 126। क्या होता है? 14 नम्मा 126। तो ये सारा प्रोसेस हम लोग ना करके, यानी ये 3-4 स्टेप बीच के गायब करके हम डायरेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? कर हम ये बीच के 3-4 स्टेप गायब कर देते हैं और इसको डायरेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इतना लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये प्रोसेस हो जाएगा लेंदी। तो हम यहाँ से सीधा कहाँ पहुंच जाते हैं? यहाँ से सीधा हम यहाँ, भाई इन दो पेयर से एक पेयर निकला, और इन दो पेयर से एक पेयर ये निकला, और इन दो पेयर से एक ये निकल आई, और इन दो पेयर से एक ये निकल आया। तो हम ये बीच के जो 3-4 स्टेप है ये गैप कर देते, और गैप करना भी चाहिए। हर बार अगर यही करोगे तब तो फिर टाइम बहुत कंज्यूम होगा। तो बताओ ये समझ में आए कि नहीं आए? कोई दिक्कत परेशानी? तो आज का हम यहीं तक रखते हैं। आज ये समझ लो कि यह डेमो था। नेक्स्ट क्लास में और सवाल आएंगे और इन सवालों की प्रैक्टिस होगी। देखो तरीका हमने सीख लिया है, इसी तरीके से आप भी प्रैक्टिस करिए, और हम और भी सवाल लेकर आएंगे और उनकी प्रैक्टिस करवाएंगे। तो मिलते हैं फिर कल। जय हिंद।